नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिनका नाम ही अपने आप में एक चुनौती जैसा लगता है। डेविड गॉगिंस। हाँ, बिल्कुल। उनकी किताब कैंट हर्ट मी को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। और सच कहूं तो इसे समझना आसान नहीं है। बिल्कुल, ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। नहीं। इसमें कोई आसान रास्ते नहीं बताए गए हैं। गॉगिंस का पूरा दर्शन मतलब उनकी पूरी फिलॉसफी इस एक आइडिया पर टिकी है कि हम सब अपनी असल क्षमता से बहुत नीचे जी रहे हैं। हाँ, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, उसका वो 40% का नियम। हाँ, कल्पना कीजिए कि जब हमें लगता है कि हमारी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी है, हम बस अपने 40% पर ही होते हैं। बिल्कुल। बाकी 60% तो उस दर्द की दीवार के पीछे हैं। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा जो हर तरह के शोषण और मुश्किलों से घिरा था, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना। हम उनके बचपन के दर्द से शुरू करेंगे, क्योंकि वहीं से उनकी नींव पड़ी। फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने खुद को पूरी तरह बदला और कुछ कमाल के दिमागी औजार बनाए, जैसे अकाउंटेबिलिटी मिरर और कुकी जार। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम इस सब की कीमत पर भी बात करेंगे। हाँ, और इसके पीछे की आलोचनाओं पर भी, क्योंकि ये रास्ता सबके लिए नहीं है। उनकी कहानी की शुरुआत ही इतनी विरोधाभासी है। न्यूयॉर्क में एक जगह है पैराडाइज रोड, मतलब स्वर्ग का रास्ता। वो पले बड़े तो वहां, लेकिन उनका घर घर किसी नरक से कम नहीं था। आखिर हुआ क्या था वहां? देखिए, बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था। उनके पिता ट्रूनिस गॉगिंस एक कामयाब बिजनेसमैन थे। उनका एक स्केटिंग रिंक था, स्केटलैंड। अच्छा। और वो शहर में एक जाने माने व्यक्ति थे। लेकिन घर के दरवाजे के पीछे वो एक राक्षस थे। 6 साल की उम्र से। हाँ, 6 साल की उम्र से डेविड और उनके भाई को उस रिंग पर बंधुआ मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था। मतलब स्कूल के बाद थोड़ी देर काम करना? नहीं नहीं, आधी रात के बाद तक। जब सब चले जाते थे तब इन बच्चों का काम शुरू होता था। फर्श साफ करना, सैकड़ों स्केट्स को चमकाना। सुबह तक। हाँ, सुबह तक। तो स्कूल के लिए ना तो उनके पास नींद होती थी, ना ही ताकत। पढ़ाई तो मतलब लगभग खत्म ही हो गई थी। और विश्लेषण में जो शारीरिक शोषण का जिक्र है, वो तो दिल दहला देने वाला है। हाँ, और वो मार साधारण नहीं थी। ये तब तक चलती थी जब तक उनकी पीठ पर खून की धारियां ना बन जाएं। उफ। इन सब का नतीजा हुआ टॉक्सिक स्ट्रेस। ये एक ऐसी दिमागी हालत है जहां आपका शरीर हमेशा लड़ो या भागो वाले मोड में रहता है। और इसी वजह से उन्हें हकलाने की समस्या हुई। बुरी तरह हकलाने की। और वो लोगों से बात करने में डरने लगे। फिर उनकी माँ उन्हें लेकर इंडियाना के एक छोटे से शहर ब्राजील चली गई। लगा होगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। घरेलू हिंसा की जगह नस्लवाद ने ले ली। वो उस शहर में अकेले अश्वेत परिवार थे। बिल्कुल। और वहां कू क्लक्स क्लैन यानी केकेगे, जो एक नस्लवादी संगठन है, काफी सक्रिय था। उनकी गाड़ी पर नस्लीय गालियां लिख दी जाती थीं, स्कूल में उन्हें धमकाया जाता था। तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो एक हारे हुए इंसान है। हाँ, एक आंकड़ा जो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। गॉगिंस इसी को कहते हैं अपने बुरे पत्ते पहचानना। वो कहते हैं कि बदलाव का पहला कदम यही है कि आप स्वीकार करें कि आपको जिंदगी ने कितनी खराब शुरुआत दी है। इसके बाद वो वायुसेना में गए, लेकिन वहां से भी निकल गए। और फिर उनकी जिंदगी एक जगह आकर ठहर सी गई। बिल्कुल। 135 किलो वजन, कीड़े मारने की नौकरी और दिन भर जंक फूड खाते हुए टीवी देखना। ये वो डेविड गोगिंस नहीं लगते जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। फिर वो मोड़ कैसे आया? वो मोड़ एक रात टीवी पर आया। उन्होंने नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी और बस उसी पल फैसला कर लिया कि उन्हें यही बनना है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, वजन। नेवी सील में भर्ती के लिए अधिकतम वजन 191 पाउंड था और उनका वजन था 297 पाउंड। मतलब 100 पाउंड से भी ज्यादा वजन कम करना था। और वो भी सिर्फ 3 महीने में। ये तो लगभग नामुमकिन है। यहीं पर उन्होंने उस अकाउंटेबिलिटी मिरर वाले तरीके का इस्तेमाल किया है ना? हाँ, बिल्कुल यहीं से। ये क्या है असल में? अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी खुद की जवाबदेही तय करने वाला आईना। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। उल्टा? हाँ, वो बाथरूम जाते, अपना सिर और चेहरा पूरी तरह शेव करते और फिर शीशे में खुद को घूरते और जोर जोर से अपनी सारी सच्चाइयां बोलते थे। तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम हारे हुए हो। ये तो सुनने में बहुत कठोर लगता है। खुद के साथ इतनी बेरहमी क्यों? क्योंकि गॉगिंस का मानना है कि आप खुद को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी कड़वी सच्चाई का सामना न करें। वो शीशे पर पोस्ट-इट नोट्स चिपकाते थे। अच्छा। एक पर लक्ष्य लिखा होता, नेवी सील बनना,
और बाकी नोट्स पर उस लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन उठाए जाने वाले छोटे छोटे कदम। जैसे आज 5 मील दौड़ना है या आज इस चैप्टर को पढ़ना है। वो आईना एक तरह से उनका ड्रिल सार्जेंट बन गया था। और उनका रूटीन 100 पाउंड 3 महीने में कम करना, मतलब हर दिन 1 पाउंड से ज्यादा वजन घटाना। उनकी दिनचर्या पागलपन की हद तक थी। सुबह 4:30 बजे उठना। हाँ, सुबह 4:30 बजे। कई घंटे स्टेशनरी बाइक चलाना, जिस पर उन्होंने एक किताब रखकर ASBAB परीक्षा की तैयारी भी की। अच्छा, वो सेना में भर्ती वाला एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, फिर घंटों तैराकी और जिम। और उनका खाना क्या था? दिन भर में सिर्फ 800 कैलोरी, उबला चिकन, सब्जियां और बस। ये सिर्फ वजन घटाना नहीं था, ये उनके दिमाग को कठोर बनाने की प्रक्रिया थी। वो अपने शरीर को बता रहे थे कि अब दिमाग का राज चलेगा, शरीर की इच्छाओं का नहीं। और वो नेवी सील बन गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अमेरिकी सेना की 3 सबसे मुश्किल ट्रेनिंग पूरी की है। नेवी सील, आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर। और सील ट्रेनिंग के दौरान उन्हें हेल वीक से 3 बार गुजरना पड़ा। यहीं पर उन्होंने टेकिंग सोल्स की रणनीति बनाई। ये क्या है? टेकिंग सोल्स मतलब किसी की आत्मा पर कब्जा करना। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मनोवैज्ञानिक युद्ध? हाँ, हेल वीक में प्रशिक्षकों का काम होता है उम्मीदवारों को तोड़ना। वो उन्हें बर्फीले पानी में घंटों रखते हैं, उनसे असंभव काम करवाते हैं, और जब उम्मीदवार कांपते हैं, रोते हैं, तो प्रशिक्षकों को लगता है कि वो जीत रहे हैं। उन्हें इसी से ताकत मिलती है। बिल्कुल। अपनी तीसरी हेल वीक में जब प्रशिक्षक उनकी टीम को तोड़ रहे थे, गॉगिन्स ने कुछ अलग किया। क्या किया? जब सब ठंड से कांप रहे थे, उन्होंने अपनी नाव के साथियों से कहा, गाना शुरू करो। गाना? बर्फीले पानी में? हाँ, वो लोग हंसने और गाने लगे। प्रशिक्षक हैरान रहने। उनका सबसे बड़ा हथियार यानी दर्द देना अब काम नहीं कर रहा था। तो गॉगिन्स ने उनकी शक्ति छीन ली। हाँ, उनकी आत्मा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ये दिखाया कि तुम्हारे दर्द का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये कमाल की बात है। मतलब ये शारीरिक सहन शक्ति से ज्यादा दिमागी खेल है। बिल्कुल। और मुझे लगता है यहीं से उनका वो सबसे मशहूर आइडिया 40% का नियम निकल कर आता है। सही। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, या ये सिर्फ गॉगिन्स का अपना अनुभव है जिसे उन्होंने एक नियम बना दिया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गॉगिन्स कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन उनका ये नियम मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों से मेल खाता है। अच्छा, कैसे? हमारे दिमाग में एक तरह का गवर्नर या सेफ्टी स्विच होता है। इसका काम हमें बचाना है। हमें बचाने के लिए? हाँ, हमारे पूर्वजों के लिए ऊर्जा बचाना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। इसलिए हमारा दिमाग हमें दर्द या थकावट का सिग्नल बहुत जल्दी दे देता है, ताकि हम रुक जाएं और ऊर्जा बचाएं। तो जब दिमाग कहता है बस अब और नहीं, वो असल में झूठ बोल रहा होता है? एक तरह से हाँ, वो आपको सुरक्षित रख रहा है। गॉगिन्स कहते हैं कि उस सिग्नल पर हम अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। असली ग्रोथ उस 60% में छुपी है जो दर्द की दीवार के उस पार है। और वहां तक कैसे पहुंचा जाए? गॉगिन्स का सुझाव है कि जब दिमाग रुकने को कहे तो बस 5 या 10% और आगे बढ़ें। धीरे धीरे आप उस गवर्नर को रीसेट कर देते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि आप पहले से ज्यादा दर्द सह सकते हैं। इस मानसिकता का असली इम्तिहान तब हुआ जब उन्होंने अपनी पहली अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया। वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। 101 मील की दौड़। हाँ, ये कहानी अविश्वसनीय है। वो एक चैरिटी के लिए दौड़ रहे थे। 70 मील दौड़ने के बाद उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। मतलब? उनकी किडनी फेल हो रही थी, पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे और शरीर से खून निकल रहा था। वो लगभग मरने की हालत में थे। और यहीं पर उन्होंने अपने एक और मानसिक तकनीक का इस्तेमाल किया। हाँ, द कुकी जार। कुकी जार? ये क्या है? कुकी जार आपके अतीत की जीतों का एक मानसिक डिब्बा है। जब भी आप टूटने की कगार पे हों, आप उस डिब्बे में हाथ डालते हैं और अपनी कोई पुरानी जीत की कुकी निकालते हैं। अच्छा, एक याद। हाँ, उस दौड़ में जब गॉगिन्स का शरीर टूट चुका था, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी कुकी जार के बारे में सोचा। उन्होंने हेल वीक से बचने की याद को बाहर निकाला। उन्होंने अपने शराबी पिता के हाथों मार खाने और फिर भी जिंदा रहने की याद को निकाला। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वो इससे भी बुरे दर्द से गुजर चुके हैं। बिल्कुल। और उन यादों ने उन्हें ताकत दी। और वो दौड़ पूरी कर गए। हाँ, वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए चलते हुए 19 घंटे से भी कम समय में वो 101 मील की दौड़ पूरी कर गए।
ये दिखाता है कि जब शरीर जवाब दे देता है तब भी दिमाग आपको आगे ले जा सकता है। उनकी किताब में जो 10 चुनौतियां हैं वो भी इन्हीं सब विचारों को असल जिंदगी में उतारने का एक तरीका है। जैसे 10वीं चुनौती है असफलता के बाद एक्शन रिपोर्ट। ये बहुत जरूरी है। गोगिन्स कहते हैं कि असफलता अंत नहीं है, ये डेटा है। डेटा। हाँ, वो जब 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने गए तो 2 बार फेल हुए, लेकिन हर बार फेल होने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, मैंने तैयारी में क्या गलती की। और इस विश्लेषण की वजह से वो तीसरी बार में कामयाब हुए। हाँ, 4030 पुलअप्स करके। यहाँ तक तो सब बहुत प्रेरणादायक लगता है, एक हीरो की कहानी। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस गोगिन्स इफेक्ट की आलोचना भी बहुत होती है। बिल्कुल, और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आलोचक, खासकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इस बात से चिंतित हैं कि गोगिन्स की कुछ भी करो दर्द सहो वाली मानसिकता अनुभवहीन लोगों को बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकती है। हाँ, लोग बिना सही ट्रेनिंग और आराम के खुद को जरूरत से ज्यादा धकेल सकते हैं और स्थायी रूप से घायल हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक भी तो सवाल उठाते हैं। कुछ का कहना है कि ये आत्म सुधार नहीं बल्कि एक तरह का खुद को सजा देना है। सही है। उनका तर्क है कि ये मानसिकता आघात या ट्रॉमा के प्रति एक प्रतिक्रिया हो सकती है। यह आत्मप्रेम के बजाय शर्म और नियंत्रण पर आधारित है। मतलब ये आपको दर्द सहना तो सिखाता है, लेकिन उस दर्द की जड़ तक पहुंचकर उसे ठीक करने की बात नहीं करता। बिल्कुल, और खुद गॉगिन्स ने इसकी भारी शारीरिक कीमत चुकाई है। वो खुद कहते हैं कि उनका शरीर बर्बाद हो रहा है, उनके अनगिनत ऑपरेशन हुए हैं। और उनके दिल में भी तो एक समस्या निकली थी जिसका उन्हें पता ही नहीं था। हाँ, कई सालों बाद पता चला कि उनके दिल में जन्म से एक छेद था, जिसे ASD कहते हैं। डॉक्टर हैरान थे कि इस हालत के साथ वो ये सब कैसे कर पाए। तो क्या गॉगिन्स का रास्ता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है? क्या एक आम आदमी इस दर्शन को अपने जीवन में बिना खुद को नुकसान पहुंचाए अपना सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। गॉगिन्स खुद कहते हैं कि वो किसी को अपने जैसा बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। उनका जवाब ये है कि उनका लक्ष्य पारंपरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि दिमाग पर काबू पाना है। उनका मानना है कि आराम और आसानी वाली जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप अपनी असल क्षमता को जाने बिना ही मर जाते हैं। बिल्कुल। उनके लिए दर्द और कष्ट खुद को खोजने के सबसे शक्तिशाली औजार हैं। शायद एक आम इंसान के लिए सबक ये नहीं है कि वो 100 मील दौड़े, बल्कि ये है कि जब उनका दिमाग कहे रुक जाओ तो वो बस थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें। सही। चाहे वो जिम में एक और रैप लगाना हो या ऑफिस में एक मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करना हो। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो डेविड गॉगिन्स की कहानी इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि कैसे गहरे से गहरे जख्मों को ताकत का सबसे बड़ा जरिया बनाया जा सकता है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मिरर, कुकी जार, 40% का नियम, ये सिर्फ अच्छे लगने वाले विचार नहीं हैं, बल्कि एक फौलादी दिमाग बनाने के असली औजार हैं। उनकी विरासत शायद यही है कि महानता कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली खोज है। उनका पूरा जीवन इस विचार पर एक हमला है कि जिंदगी का मकसद आराम और संतुलन पाना है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली लड़ाई हमेशा खुद से होती है। और ये बातचीत हमारे लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। गॉगिन्स दर्द को आत्मखोज का जरिया बनाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार आराम और आसानी को बढ़ावा देती है। हाँ, ऐसे में मुश्किलों से बचकर हम अपनी कौन सी छिपी हुई क्षमता को बेकार जाने दे रहे हैं? किसी का अपना दिमागी गंवाना उन्हें क्या हासिल करने से रोक रहा है?